गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने परसों आपको क्षितिज का जो चैप्टर पढ़ाया था, सेनापति द्वारा लिखा हुआ ऋतु वर्णन, उसमें मैंने पहले सेनापति का आपको जीवन परिचय दिया था कि उनका जन्म संवत 1616 में हुआ था और ये गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर था और इनके दादा का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके विद्या गुरु जो थे वो हीरामणि दीक्षित थी। रीतिकाल के कवियों में इनको सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। कवि सेनापति राम भक्त कवि थे और उन्होंने अपनी रचनाओं में श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार आदि का बहुत अत्यधिक प्रयोग किया है और इनकी दो रचनाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसमें पहली रचना है काव्य कल्पद्रुम और दूसरी रचना है कवित रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो इनका शास्त्र है, जो ग्रंथ है, वो अभी प्राप्त नहीं होता है और इनका जो ऋतु वर्णन चैप्टर है वो पाठ आपका कवित रत्नाकर से लिया गया है और ये ब्रज भाषा के कवि थे। अब आपको मैंने ऋतु वर्णन में क्या है वो आपको बताया था। अब आप लोग बताओगे कि हमारे यहाँ कितनी ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतु होती हैं याद है? क्योंकि सबसे पहले जब शरद ऋतु खत्म होने को होती है तो आती है हमारे बसंत ऋतु। बसंत ऋतु जब खत्म होती है तो हमारे आती है ग्रीष्म ऋतु जो अभी चल रही है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होने से पूर्व क्या कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु। और जब वर्षा ऋतु खत्म होती है तब कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु, शीत ऋतु, जिसमें हम ठंड से सुकड़कर रजाई के अंदर घुस जाते हैं। गर्म हवाएं जो होती है शरीर में तीर के जैसे लगती है। अब पता चलिए सभी को कौन कौन सी ऋतु है। पहली बसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु और उसके बाद है शरद ऋतु। मैंने बसंत ऋतु में आपको बताया था कि जब बसंत ऋतु आती है तो चारों ओर हरियाली हो जाती है। पेड़ों में, उपवन में, सब जगह अनेक तरह के फूल खुल जाते हैं और फूलों की खुशबू संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो जाती है। और जब सरसों के फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सोना देखते हैं, एकदम उस तरह का वातावरण चारों ओर दिखाई देता है, सोने पे सुगंध के जैसे। अर्थात उन फूलों को देखकर मन के अंदर अत्यधिक आनंद आता है। अब उसके बाद कवि ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया था। ग्रीष्म ऋतु में मैंने आपको बताया था कि जो गर्मी है, ऐसा लगता है सूरज के ताप के कारण, सूरज की तेज किरणों के कारण कि सब कुछ आसपास जल गया है और जितने भी पेड़ हैं, घास फूस हैं, सभी का सौंदर्य तेज गर्मी के कारण खत्म हो गया है। कैसे? जब बहुत तेज सूरज की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और वो तेज गर्मी से जलने लगते हैं। और जब भादों का महीना होता है तब सूरज की किरणें और तेज पड़ती हैं तो गर्म हवाएं, ऐसा लगता है मानो हमारे शरीर की सिकाई कर रही हो। जब बहुत तेज धूप पड़ती है तो हमें ठंडक में बैठने की इच्छा होती है, या तो नदी के किनारे जाके सुख होता है। अब तो हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, एसी में बैठ के, कूलर में बैठ के। पहले के समय में जब हमारे पास इस तरह कोई सुविधा नहीं होती थी तो या तो नदी के किनारे जाके सुख मिलता था या पेड़ों की छांव में बैठकर सुख प्राप्त होता था। अब हमारे सामने जब तीसरा पैराग्राफ है वो है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में क्या होता है, एक बार कल्पना करो क्या होता है। आसमान में बिजली चमकती है, आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है और जो घटाएं होती हैं उनकी बहुत गर्जना के साथ आवाज होती है। घनघोर घटाएं पूरे आसमान में छा जाती हैं। जब वर्षा ऋतु का वर्णन होता है तो कोयल और मोर तोते अपने आप ही याद आ जाते हैं। कोयल और मोर जो होते हैं वो मधुर आवाज में अपनी गाने लगते हैं और आप देखते हैं वर्षा ऋतु आती है तो मोर नाचने के लिए
थिरकने लगते हैं। अब आप देखिए, दामिनी दमक चुपचाप की चमक, श्याम घटा की चमक, अति घोर घनघोर थे। उन्होंने कहा दामिनी दमक, जब बारिश आती है तो आसमान में बिजली कड़कती है, चुपचाप की चमक और आसमान में इंद्रधनुष चमकने लगता है। श्याम घटा की चमक और आसमान में जब हम देखते हैं चारों ओर काली घटाएं दिखाई देते हैं, अति घनघोर थे और उनकी गर्जना की आवाज सुनाई देती है, उनके बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है। कोकिला कलापी कल पूजत है जित तित, कोयल और मोर अपनी मधुर आवाज में इधर से उधर घूमते हैं। कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती है और जो मोर है वो भी प्रसन्नता से आवाज निकालने लगते हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोरते, ठंडी हवाएं जो होती हैं वो ऐसा लगता है माने हमारे शरीर को झकझोर रही हो, हमारे शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। सेनापति यावन कहियो है मन भावन चू। सेनापति कवि कहते हैं कि नायिका कहती है कि मन भावन से कहना, लागियो तरसामन विरह जोरजू। और जो विरही लोग होते हैं, जो नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़े हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए तरसने लगते हैं। आयो सखी सावन मदन सरसावन, हे सखी मन को अच्छा लगने वाला सावन का महीना आ गया है। लगे हुए बरसावन शरीर चहु ओढ़ते और चारों ओर शीतल ठंडी बारिश की बूंदे चारों ओर गिरने लगती हैं, चारों ओर बारिश होने लगती है। एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ध्यान से सुनना। दामिनी दमक, आसमान में बिजली चमकने लगती है। कब? जब वर्षा ऋतु आती है और बारिश आने वाली होती है। कैसे पता चलता है, हमें क्या संकेत होता है कि बारिश आने वाली है? या तो आसमान उमड़ घुमड़ करके आने लगता है या बिजलियां चमकने लगती है, तो तब हमें आभास हो जाता है कि बारिश आने वाली है। दामिनी दमक, आसमान में बिजली चमकने लगती है, सूर्यचाप की चमक और आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष चमकने लगता है। श्याम घटा की चमक और जो काली घटाएं होती हैं वो आसमान में दिखने लगती हैं, अति घनघोरते और बादलों के गरजने की जो आवाज होती है वो बहुत तेज सुनाई देती है। कोकिला कलापी कल कूजत है जित, कोयल अपनी मधुर आवाज में इधर उधर कूकती है और जो मोर होते हैं वो भी अपनी मधुर आवाज निकलकर इधर से उधर दौड़ते हैं। सीकरते शीतल समीर की झकोरते और जो ठंडी हवाएं चलती हैं, बारिश में जो गर्म हवाएं होती हैं वो हवाएं ठंडी हो जाती हैं और जब वो ठंडी हवाएं शरीर को लगती है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर को झकझोर रही हो, शरीर में एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। सेनापति यावन कहियो है मन भावन सु। सेनापति कवि कहते हैं कि मन को अच्छा लगने वाला सावन का महीना आ गया है। लागियो तरसावन विरह जुरजोरजू, और जो नायक और नायिका प्रेमी प्रेमिका जो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए तरसने लगते हैं। आयो सखी सावन मदन सरसावन, हे सखी सावन का महीना आ गया है। मदन सरसावन, मन को अच्छा लगने वाला सावन का महीना आ गया है, जिसे कामदेव के रूप में माना जाता है। लगी हो बरसावन शरीर चौ ओर सो, और चारों ओर ठंडी बारिश की जो बूंदे होती हैं वो चारों ओर बारिश की बूंदे बरसने लगती है, चारों ओर डर ही डर दिखाई देता है। अब है शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल। अब आपके सामने वर्णन है शीत ऋतु का। सर्दी में क्या होता है कि हम कहीं छिप के बैठने की सोचते हैं, ठंडी हवाओं से बचने के लिए सोचते हैं और तेज सूरज की किरणों में बैठना चाहते हैं, और जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडी हवाएं शरीर के अंदर तीर के जैसे चुभती है, तो
शीत को और लोगों ने कवि ने कहता है कि जब बहुत तेज सर्दी पड़ती है तो हमारी इच्छा होती है हाथ को तापने की, आग जलाकर हाथ सेकने की, थोड़ा गर्मी पाने के लिए, और जिस लकड़ी के धुएं से हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब देखिए, शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल। वहां तुमने ऋतु वर्णन में पढ़ा था, वो चतुरंगी सेना के साथ वसंत ऋतु आती है। यहाँ इन्होंने कहा है शीत को प्रबल सेनापति। सेनापति कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो शरद ऋतु है अपनी सेना के साथ हमारे ऊपर क्रोधित होकर चढ़ गई है। उसकी सेना क्या है? गर्म ठंडी हवाएं हैं, तीर के जैसे चुभने वाली बर्फीली हवाएं हैं जो हमारे ऊपर अपने दल बल के साथ चढ़ जाती हैं। तो कवि ने कहा है कि शीत को प्रबल, सर्दी की जो सर्दी है अपने दल बल के साथ क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण ताकत के साथ हमारे ऊपर चढ़ गई है। निबल अनल, अनल जो सूर्य का ताप है वो भी कमजोर हो गया है। गयो सूरी सियराई के, उसकी सेना के सामने, किसकी? शीत ऋतु की सेना के सामने जो सूर्य का ताप है, सूर्य की जो गर्मी है वो भी कमजोर पड़ गई है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, हिम के समीर बर्फीली हवाएं, तेई बरसे विषम तीर, बर्फीली हवाएं तीर के जैसे बरस रही है गर्म कोलन में जाएगी। ऐसा लगता है कि गर्म हवाएं किसी भवन के कोने में जाकर छिप गई हैं, क्योंकि जब ठंडी हवा लगती है तो गर्म हवा कहीं दिखाई नहीं देती है। तो कवि ने कल्पना की है कि ऐसा लगता है कि गर्म हवाएं किसी महल के या किसी भवन के कोने में जाकर छिप गई हैं। धूम नैन पड़े, लोग आगी पर गिरे हैं। थोड़ी सी भी, तनिक सी भी गर्मी पाने के लिए, ऊष्मा पाने के लिए लोग आग पर गिरे जा रहे हैं और आग के धुएं से धूम नैन हुए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। ये तो लगाई रही नेक सुलगाई की, जो थोड़ी सी भी गर्मी उनको मिलती है उसे अपने हृदय के अंदर छिपाकर रखना चाहते हैं, उसे सुलगा कर रखना चाहते हैं। मानो बीत जानी महाशीत ते पसारे जान, ऐसा लगता है मानो जो सर्दी है हाथ पसार कर चारों ओर फैल गई है। छतिया की छा राखो पावक छिपाई के, पावक थोड़ी सी भी आग, थोड़ी सी भी गर्मी, थोड़ी सी भी ऊष्मा जब उन्हें मिलती है तो उसे अपनी छाती की छाव में छिपाकर रखना चाहते हैं, अर्थात उस ऊष्मा को अपने शरीर के अंदर ही रखना चाहते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़ियो दल, ऐसा लगता है सर्दी अपने दल बल के साथ हमारे ऊपर चढ़ गई है। निबल अनल गयो सूरी सुरकाई की, उसकी सेना के सामने, यानी कि शरद ऋतु की सेना के सामने जो सूर्य का ताप है वो भी कमजोर हो गया है। हिम के समीर तेई बरसे विषम तीर, जो बर्फीली हवाएं हैं वो तीर के जैसे बरस रही हैं, तीर के जैसे हमारे शरीर के अंदर घुस रही है गर्म बूंद कोनन में जाएगी। ऐसा लगता है गर्म हवाएं जो है वो किसी भवन के कोने में जाकर छिप गई है, किसी भवन के कोने में जाकर बैठ गई है। धूम नैन बहे, लोग आगी पर गिरे हैं। सर्दी से राहत पाने के लिए लोग आग से ऊष्मा पाने के लिए आग को जब तापते हैं तो उसके धुएं से उनकी आंख में आंसू गिरने लगते हैं। ये सो लगाई रही नेक सुलगाई की, थोड़ी सी भी उनको गर्मी मिलती है तो उसे अपने मन के अंदर छिपाकर रखना चाहते हैं। मानो भी जानी महाशीत ते पसारी जान, छतिया की छाव राखो पाओ छिपाई की, ऐसा लगता है सर्दी हाथ पसार कर चारों ओर फैल गई है। और थोड़ी सी भी सर्दी से जब उनको ऊष्मा मिलती, थोड़ी सी भी जब ऊष्मा मिलती है, गर्मी जब उनको मिलती है, थोड़ी सी भी आग से जब उनको गर्मी मिलती है
तो उसे अपनी छाती की छाव में छिपाकर रखना चाहते हैं। अब इन चारों के ऋतु का वर्णन थोड़ा ध्यान से करना और एक्सप्लेन करना। ये चैप्टर आपका ही खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर में आने वाले टाइम में बताऊंगी।